Hello. Dutch hypothesis. Now next topic is Dutch hypothesis. डच हाइपोथेसिस समझने के लिए मैंने जैसे बोला था 3 सर्किल बनाने हैं, 3 सर्किल्स। तो ये 3 सर्किल बनाने के पीछे रीजन क्या है? जो ये कॉमन पोर्शन है तीनों सर्किल का, ये तीनों सर्किल का जो ये कॉमन पोर्शन है, यही डच हाइपोथेसिस कहलाता है। कैसे कि फर्स्ट सर्किल डिनोट करता है सिम्टम ऑफ द अस्थमा, symptom of the asthma, and symptom second circle denotes the symptom of the emphysema, and third circle denotes the symptom of the chronic bronchitis. Please mute yourself. Please mute yourselves. Then overlapping symptoms of the where patient shows the asthma symptoms, emphysema symptoms, and chronic bronchitis symptoms also. तो जहां पे तीनों डिजीज के कंबाइंडली ओवरलैपिंग सिम्टम्स देखने को मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए चीज ओवरलैपिंग फीचर्स ऑफ द asthma, emphysema, and chronic bronchitis known as a Dutch hypothesis. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ओके, तो डच हाइपोथेसिस क्या है हमारे को पता होना चाहिए। ओके, अल्टीमेटली सब चीजों का कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा था हमारा? सीए लंग। अल्टीमेटली सभी का कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा था? सीए लंग। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीए लंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीए लंग। एंड सीए लंग के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसका रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर या कॉजेज। एंड रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीए लंग या रिस्क फैक्टर इज द स्मोकिंग। अच्छा, एक चीज बताइए, मोस्ट कॉमन अगर लिखा हुआ जाए गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी आपके लिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछा जाता है तो आंसर इज स्मोकिंग। बट अगर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन गैस कॉजिंग दी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर स्वाति, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। most common gas is the radon gas, and radon gas formed by the radium, and radium is a degradation product of the aluminium. तो जो एल्यूमिनियम वर्कर्स होते हैं उनके अंदर रेडॉन गैस का मोस्ट कॉमन एक्सपोजर रहता है, और वो ही मोस्ट कॉमन गैस रहती है जो कि कॉज करती है सीए लंग्स को। तो हमारे को आंसर पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है तो आंसर इज स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन गैस इज दी रेडॉन गैस। देन मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल फैक्टर, मोस्ट कॉमन nutritional cause is the vitamin A deficiency. Okay, then क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन pneumoconiasis cause। आंसर इज asbestosis। Then next is the most common metal is the arsenic। Okay, then most common air pollution,
अब आंसर आप कर सकते हो। मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी, कहीं पर भी मोस्ट कॉमन एयर, SO2 सर। आंसर इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अदर देन दिस फैक्टर्स, कौन से कॉज आ सकते हैं? अदर कॉजेज आर लाइक सिलिकोसिस, ओके, एंड मोस्ट कॉमन सर टाइप, टाइप अगर पूछा सर जाए जी। सर पीछे वाले में एक वो जो एस्बेस्टोसिस बताया है सर, वो वाली लाइन पूरी एक बार रिपीट कर दीजिए। Most common pneumoconiosis cause is the asbestosis. Most common pneumoconiosis cause is the asbestosis. Most common metal causing the CA lung is the arsenic. Most common air pollution is the SO2. Then, most common type of the CA lung is the एडिनोकार्सिनोमा। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसका पूरा एक चार्ट बना के बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जिसको हम किसके अंदर पढ़ सकते हैं? पैथोलॉजिकल टाइप्स के अंदर। पैथोलॉजिकल टाइप, इसके लिए एक आप एक फुल पेज लीजिए और फुल पेज के अंदर इसका एक डायग्राम बनाइए। पैथोलॉजिकल टाइप्स आर दी 4 टाइप्स, और उसके लिए एक फुल ब्लैंक पेज लीजिए और फुल ब्लैंक पेज में इसका डिफरेंशिएटिंग चार्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टाइप इज दी स्क्वेमस सेल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Squamous cell, then second type is the small cell, then third type is adenocarcinoma, and last one is the large cell carcinoma of the lung. Okay, squamous cell, अगर साइट की बात की जाए, फर्स्ट वन इज दी साइट की बात की जाए, तो साइट के अंदर देखा जाएगा तो स्क्वेमस सेल एंड स्मॉल सेल्स दोनों ही क्या रहते हैं? सेंट्रली। दोनों ही क्या रहते हैं? सेंट्रली। स्मॉल सेल आल्सो कॉमनली साइट इज दी सेंट्रली। एडिनो एंड लार्ज दोनों ही पेरिफेरल साइट्स, पेरिफेरल एंड पेरिफेरल साइट्स। ओके, पैथोलॉजिकल लीजन्स की अगर देखी जाए, पैथोलॉजिकल लीजन, पैथोलॉजिकल लीजन्स, अगर स्क्वेमस सेल्स की बात की जाए, फर्स्ट यहाँ पे पैथोलॉजिकल लीजन मिलेगा, वो मिलेगा हमारे को कोलैप्स। क्या मिलेगा? कोलैप्स। एंड कोलैप्स क्यों डेवलप होगा? ड्यू टू दी ब्लॉकेज ऑफ द एयर वे डिस्टल टू दी डिस्टल टू दी पार्ट ऑफ द लंग्स, जिसकी वजह से कोलैप्स डेवलप होगा। देन सेकेंड इज दी कैविटी फॉर्मेशंस। सेकेंड इज दी कैविटी फॉर्मेशन, स्मॉल में ओनली एंड ओनली कोलैप्स। यहाँ पे फर्स्ट एडिनो में क्या मिलेगा? फर्स्ट में प्लूरल इफ्यूजन, एंड सेकेंड थिंग इज दी कंसोलिडेशन। और यहीं से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं डायरेक्टली कि कौन से पैथोलॉजिकल फीचर्स या लीजन्स नहीं मिलते हैं, तो हमारे को हर एक पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ दी सीए लंग पता होना चाहिए। तो ये चार्ट अगर अपने को पता है तो कहीं पर भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। एंड लास्ट लार्ज सेल्स के अंदर वहां पे क्या मिलेगा? प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन्स। ओके, देन यहां से कोई क्वेश्चन बने या नहीं बने? अब बनेगा क्वेश्चन किससे? एपिडेमियोलॉजी से। एंड एपिडेमियोलॉजी किस तरीके से पूछी जाती है? क्वेश्चन आता है
मोस्ट कॉमन टाइप या पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ द सीए लंग इन इंडिया? आंसर इज स्क्वेमस सेल। आंसर इज स्क्वेमस सेल। अगर क्वेश्चन इसके वाइज पूछा जाए, मोस्ट कॉमन टाइप इन वर्ल्ड वाइड, आंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। ओके, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग, कौन सा? स्क्वेमस सेल। ओके, मोस्ट स्ट्रांगली associated with smoking, answer is squamous cell. Okay, and it is squamous cell pathological type. It most commonly associated with the hypercalcemia. ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम मेटास्टेसिस कौन सा होता है, तो भूल जाओ तभी याद रहेगा इस तरीके से, सबसे छोटा सबसे खोटा, मतलब स्मॉल सेल। मैक्सिमम मेटास्टेसिस, मैक्सिमम मेटास्टेसिस एंड मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक कार्सिनोमा डेवलप करे, मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक, तब भी आंसर क्या रहेगा हमारा? स्मॉल सेल। ओके, देन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल टाइप सीन इन दी asbestosis, then seen in the females, seen in the non-smokers, and seen in the youngs. यंग मीन्स लेस देन 50 इयर्स एज ग्रुप में। तो इन सब का आंसर क्या जानना चाहिए? मोस्ट कॉमनली सीन इन दी एस्बेस्टोसिस कौन सा टाइप रहेगा? मोस्ट कॉमनली सीन इन दी फीमेल, मोस्ट कॉमनली सीन इन दी नॉन स्मोकर्स, तो कौन सा टाइप है? एडिनो कार्सिनोमा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। यही चार्ट से कई सारे आपके क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी से इसके अराउंड में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चार्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो इस चार्ट से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके। देन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं हमारे सीए लंग में? हमने अभी तक कंप्लीट किया है रिस्क एंड कॉजेस, देन पैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ द सीए लंग, देन बेस्ट प्रोग्नोसिस, बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन से टाइप का देखने को मिलता है? बेस्ट प्रोग्नोसिस सीन इन दी ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा, ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। अब आप कहेंगे कि सर आपने जितने भी पैथोलॉजिकल टाइप बताए, टोटल 4 तरीके के टाइप बताए, उनमें से ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा तो बताया ही नहीं, बट इट इज ए सब टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई किसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है? एडिनोकार्सिनोमा का। बट हमारे को ऑप्शंस क्या दिया हुआ होगा? ब्रोंको एल्वोलरी कार्सिनोमा। इसका जस्ट अपोजिट पूछा जाता है वर्स प्रोग्नोसिस सबसे छोटा सबसे खोटा, मैक्सिमम मेटास्टेसिस, मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक कार्सिनोमा डेवलप करता है। तो इसीलिए आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? स्मॉल सेल कार्सिनोमा।
स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ओके। तो ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस अराउंड एंड अराउंड पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ द सीए लंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सीए लंग इज क्लिनिकल फीचर्स। एंड क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि मैंने बोला था, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिम्टम्स। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द सीए लंग। आंसर इज नॉट ब्लीडिंग, नॉट हेमाप्टाइसिस, आंसर इज कफ। आंसर इज कफ। ओके, जो कि न्यू ऑनसेट में होगा, वर्सनिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स। देन सेकंड मोस्ट सिम्टम इज द हेमाप्टाइसिस। ओके, देन hoarseness of the voice. Of the voice. Okay. ओके, अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइन के लिए एक सिंपल वे है कि हम एक चार्ट बनाएं जिससे कि सारे के सारे हम साइंस के बेसिस पे हम उनका डायग्नोसिस कर पाए। तो लास्ट कॉलम हमारा बन जाता है किसका, डायग्नोसिस का। उससे पहले हम क्या क्या चीजें देखते हैं, इंस्पेक्शन, inspections, palpations, then percussions, then auscultations, then auscultations। ओके, इंस्पेक्शंस में जैसे कि मैं अभी तक बता चुका हूं कि हम क्या नोट करते हैं, मीडिया स्टैंडल शिफ्ट प्रेजेंट है या नहीं है। पैल्पिटेशंस में हम क्या नोट करते हैं, वोकल फ्रेमाइटस इंक्रीज है या डिक्रीज है। वोकल फ्रेमाइटस का मैंने सिंपल फंडा क्या बताया था, वो सॉरी ओके, वोकल फ्रेमाइटिस का सिंपल फंडा मैंने बताया था कि अगर जहाँ पे भी एयर ट्रैपिंग है तो वहाँ पे वोकल फ्रेमाइटिस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जहाँ पे भी कंसोलिडेशन या सॉलिड है तो वहाँ पे क्या होगा, वोकल फ्रेमाइटिस इंक्रीज मिलेगा। ओके, एंड परकशंस जहाँ पे स्टोनी डल है या हाइपरेलेंट नोट करेंगे। एंड ऑस्कल्टेशंस में ब्रीथिंग साउंड्स नोट करते हैं, ब्रीथिंग साउंड्स नोट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस की मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट अवे फ्रॉम द लीजन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, अवे फ्रॉम द लीजन्स। पैल्पिटेशंस में वोकल फ्रेमाइटिस इज डिक्रीज, परकशंस स्टोनी डलनेस है, ऑस्कल्टेशंस में ब्रीथिंग साउंड्स डिक्रीज है। इट इज ए डायग्नोस्ड केस ऑफ द प्लूरल एफ्यूजन। ओके, इसी तरीके से मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स दी, क्योंकि जहां पे भी फ्लूइड होगा वहां पे क्या होगा, मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट अवे फ्रॉम द लीजन्स। मतलब राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट मिलेगा। बट अगर जहां पे भी हमारे को कॉलेप्स मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा, टुवर्ड्स दी लीजन्स मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट मिलेगा, वोकल फ्रेमाइटिस डिक्रीज मिलेगा। एंड परकशन अगर डल है एंड ब्रीथिंग साउंड डिक्रीज है, देन इट इज डायग्नोस्ड केस ऑफ कंप्लीट कोलैप्स। और यही चार्ट आपको हेल्प करने वाला है कोई भी कंफ्यूजन होने से दूर रखने में, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे आपके, तो वहां पे कई सारी चीजें हमारे को कंफ्यूज करती है कि हाँ ये प्लूरल इफ्यूजन था या कंप्लीट कोलैप्स था। अभी नेक्स्ट जो डायग्नोसिस आएगा वो इनकम्प्लीट कोलैप्स का है, इनकम्प्लीट कोलैप्स। एंड इनकम्प्लीट कोलैप्स में मेजरली कंपोनेंट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। मीडिया शिफ्ट टुवर्ड्स द लीजन्स,
but vocal phragmitis is increased. Vocal phragmitis is increased, percussion is same dull and breathing sounds present मिलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कोलैप्स। एंड अगर कोई कैविटी की फॉर्मेशन हो रही है, कोई कैविटी फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां पे मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट नहीं मिलती है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, नहीं मिलती है, एब्सेंट। एंड कैविटी फॉर्मेशन में लोकल फ्रेगमाइटिस एयर ट्रैफिक की वजह से क्या हो जाएंगी, सॉरी कैविटी फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएंगी, इंक्रीज वोकल फ्रेगमाइटिस। देन हाइपर रेजोनेंस, एयर ट्रैफिक की वजह से मिलेगा हाइपर रेजोनेंस, एंड वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, ब्रीथिंग साउंड्स प्रेजेंट मिलेगा। तो ये चार्ट रहता है हमारा, डिफरेंशिएटली हमारे को पता रहे इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड देयर डायग्नोसिस। ओके ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सीए लंग्स के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, तो लोकल लीजन्स की वजह से आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट कंडीशन इज द पेनकोस्ट ट्यूमर। पेनकोस्ट ट्यूमर, यस, पेनकोस्ट ट्यूमर। पेनकोस्ट ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है, सुपीरियर सल्कस ट्यूमर। सुपीरियर सर्कस ट्यूमर। अब ये क्या चीज होती है, इसका बेसिक डायग्राम बना के देख सकते हैं कि जो ये हमारा लंग है, लंग के जो एपेक्स है उसके जस्ट पोस्टीरियरली क्या मिलेगा हमारे को, C8 एंड T1, एंड यहां से हमारा क्या निकलता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन एंड पेनकोस्ट ट्यूमर कहाँ होता है, जस्ट पोस्टीरियर टू दी एपेक्स, जस्ट पोस्टीरियर टू दी एपेक्स। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, डेफिनेटली प्रेशर सिम्टम्स डेवलप करेगा ऑफ दी दिस सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के ऊपर प्रेशर की वजह से। ओके, क्योंकि ये तो अपर लिम्ब में जा रहा है, तो वहां पे हमारे, और मेन करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये होते हैं यूनिलेटरल। ये क्या होते हैं, यूनिलेटरल। और एक चीज और बता देता हूं, इट इज एनाटॉमिकल डायग्नोसिस, इट इज एनाटॉमिकली डायग्नोस्ड, इट इज नॉट ए हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्ड। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर सर्कस ट्यूमर कहते हैं। ओके, जहां पे जो सिम्टम्स डेवलप होंगे क्या होंगे, प्रेशर, अगर हमारी अल्नर नर्व का रूट वैल्यू क्या है, आप सबको पता है, C8 एंड T1, ये रूट वैल्यू है हमारी अल्नर नर्व की। ओके, अल्नर नर्व के अंदर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे क्या होगा, अपर लिम्ब में पेन एंड पैरास्थेसिस, पेन एंड पैरास्थेसिस। सेकंड, अल्नर नर्व का बताया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर इंडिविजुअल C8 प्रेशर में आ रही है, ठीक है ना, तो ये सप्लाई किसको करती है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, एंड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड की अगर सप्लाई डिफेक्ट होगी तो डेफिनेटली क्या बनेगा, हैंड मसल्स एट्रोफी, हैंड मसल्स एट्रोफी। ओके, जहां पे ओनली C8 कंप्रेशन हो रहा है, एंड अल्टीमेटली थर्ड थिंग क्या मिलेगी हमारे को, हॉर्नर सिंड्रोम। थर्ड थिंग इज दी हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये तीन सिम्टम्स हमारे को पेनकोस्ट ट्यूमर के अंदर याद रखने हैं, या सुपीरियर सर्कस
ट्यूमर के अंदर याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज दी पेन एंड पैरालिसिस इन द अपर लिम्ब, हैंड मसल्स एट्रोफी एंड हॉर्नर सिंड्रोम सीन इन दी सुपीरियर सर्कस ट्यूमर। ओके, तो ये हो गया हमारे प्रेशर सिम्टम्स का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे नीट पीजी के अंदर, क्वेश्चन था हमारा नीट पीजी का क्वेश्चन ये था, मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू दी पेनकॉस tumor. Which pathological type causes the पेनकॉस ट्यूमर? डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आंसर इज दी स्क्वेमस सेल, जो कि मैंने अभी बताया था, मोस्ट कॉमनली सीन इन दी इंडिया एंड स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद दी स्मोकिंग, एंड मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू दी पेनकॉस ट्यूमर, आंसर इज स्क्वेमस सेल्स। ओके, देन प्रेशर सिम्टम्स के अंदर सेकंड प्रेशर कहाँ पे डेवलप हो सकता है? सेकंड हो सकता है हमारा सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, और ये क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू दी ओके, आज का सेशन हमारा 5 मिनट में एंड होने वाला है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम रेस्पिरेटरी कंप्लीट करेंगे। ओके, रेस्पिरेटरी आई थिंक एक घंटे या 1.5 घंटे का सेशन और बचा है। देन रेस्पिरेटरी कंप्लीट होने के बाद में हम किडनी को कंप्लीट करेंगे या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स फिर नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी को हम नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे 14th को, जो हमारी 14th नेक्स्ट संडे रहेगा, हम उसके साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जितना होता है वो मैं बता देता हूँ। लोकल लीजन्स के अंदर क्या रहेगा? सुपीरियर वेना के ऑब्स्ट्रक्शंस बाय दी सुपीरियर मीडिया lymph node. Then क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सुपीरियर वेना के ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए? क्वेश्चन इसी तरीके से जैसा पेनकॉस ट्यूमर में पूछा गया था, मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू दी पेनकॉस ट्यूमर, इसी तरीके से मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू दी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शंस, आंसर इज मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू दी superior vena cava obstruction, answer is small cell, आंसर इज स्मॉल सेल। अगर जहाँ पे पेनकॉस ट्यूमर की बात आएगी तो वहां पे हमारा आंसर जाएगा स्क्वेमस सेल, बट जहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की बात आएगी तब वहां पे मोस्ट कॉमन टाइप इज स्मॉल सेल्स, ठीक है। क्योंकि आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा अगर अलग अलग ट्रिपल ए के अंदर इसका आंसर आपको स्क्वेमस सेल मिल सकता है, बट अगर आप हैरिसन खोल के देखोगे तो वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि, देख लीजिए मैं लाइन लिख देता हूं, 10% ऑफ ऑल स्मॉल cells lead to the SVC obstructions, एंड सेकेंड लाइन में ही हैरिसन की लाइन लिखी हुई है 5% ऑफ दी ऑल स्क्वेमस सेल्स लीड टू दी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शंस। तो आप लाइन पढ़ के भी आंसर कर सकते हो कि 10% ज्यादा होता है या 5% ज्यादा होता है। तो आंसर डेफिनेटली, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है स्मॉल सेल तो हम आंसर स्क्वेमस सेल टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें कई बार कंफ्यूज करती हैं, तो ये कंफ्यूजन इस तरीके से दूर रखना, ठीक है। ओके, अगर सीए लंग के मेटास्टेसिस की बात करें, सीए लंग मेटास्टेसिस एंड मोस्ट कॉमन साइट एंड मेटास्टेसिस पूछा जाता है, एंड उसके क्या पूछे जाएंगे आपको? मैनिफेस्टेशन। तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, क्या साइट
मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस की आंसर इज ब्रेन 50%। मैनिफेस्टेशन क्या देगा? स्ट्रोक। देन सेकंड मोस्ट कॉमन इज दी लीवर, क्या डेवलप करेगा? सिम्टम क्या देगा? एब्डोमिनल पेन। देन एड्रिनल 30%, सिम्टम asymptomatic. Then bone less than and equal to 10%, less than and equal to 10%, क्या सिम्टम रहेगा? बोनी पेन, बोनी पेन। ओके, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में 5 मिनट है, तो हम हमारे सीए लंग के इन्वेस्टिगेशन पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सीए लंग कंप्लीट हो जाए एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीजेज, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स की। तो 5 मिनट है, तो हम किसको कंप्लीट करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस पार्ट को। एंड इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट, यू नो, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिल सकता है? हमारे को मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक कोलैप्स, सेकंड कंसोलिडेशन, देन थर्ड प्लूरल इफ्यूजन, देन कैविटी, रिब इरोजन, एंड जो चीज याद रखनी है वो ये है, रिब इरोजन, बिकॉज इट इज द स्पेसिफिक फाइंडिंग, okay. Then second investigation is the sputum examination, and sputum में कितने सैंपल लेने चाहिए? एटलीस्ट 3 to 5 सैंपल्स, 3 to 5 सैंपल्स फॉर मेकिंग योर डायग्नोसिस, जहां पे हमारे को क्या मिलेगा? मैलिग्नेंट सेल्स। एंड इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? इसकी सेंसिटिविटी है 70%। एंड इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? इसकी स्पेसिफिसिटी है 100%। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस देखिए, जहां पे थर्ड इन्वेस्टिगेशन है हमारा ब्रोंकोस्कोप। एंड ब्रोंकोस्कोप में क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम बायोप्सी। ओके, एंड बायोप्सी की सेंसिटिविटी कितनी है? 85%, सॉरी 85%, एंड स्पेसिफिसिटी इज 100%। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस देखिए, हम क्या कराएंगे? सिटी गाइडेड बायोप्सी, एंड सिटी गाइडेड बायोप्सी में सेम रहेगा, सेंसिटिविटी 85% एंड स्पेसिफिसिटी 100%। अच्छा, कुछ अदर देन दिस चेस्ट एक्सरे एंड चेस्ट सीटी के अलावा हमारे को क्या कराना चाहिए? एमआरआई ऑफ दी, किसका कराएंगे? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, वापस से ले जाके बताता हूँ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, या सॉरी मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस सीन इन दी ब्रेन। तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट सीए लंग के साथ में आता है, तो हम उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे? एमआरआई ऑफ दी ब्रेन, क्योंकि हमारे को पता है, हमारा बेसिक फंडा क्लियर है कि वहां पे हमारे को क्या मिलेगा, कि मेटास्टेसिस हुआ है तो डेफिनेटली मिलेगा। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन के अलावा और मेटास्टेसिस कहाँ पे मिला था? हमारे एड्रिनल में ना। तो सिटी एब्डोमेन कराएंगे, सिटी एब्डोमेन फॉर एड्रिनल एंड लीवर। अगर लीवर एंड एड्रिनल में मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है कहीं, तो इसको देखने के लिए हम सिटी एब्डोमेन कराएंगे।
सिटी एब्डोमेन कराएंगे। ओके, तो ये है इनका इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स जो अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी संडे को, तो उसके अंदर हम देखेंगे हमारा इज इंक्रीज। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, देन नेक्स्ट क्लास ऑन 14th फेब। अब कई जने नहीं ले पाएंगे 14th फेब को। ओके।